नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टडी फंडा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2022 का रिजल्ट जो है आपका आ चुका है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका एग्जाम अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, सबसे पहले उन सभी लोगों को बधाई जो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए हैं, रिटर्न पार्ट को। और मैं आशा करता हूँ आपका इंटरव्यू के बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना रैंक लेके आएंगे। और आपको ढेर सारी बधाई इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया है। सबसे पहले एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। अगर आपको मीठी मीठी बातें करने वाले लोग पसंद हैं, जो आपकी तारीफ करें, आपको आपकी कमियां ना बताएं, आपको फेस पे आके जो ना बताएं कि आपकी कहीं पे किस तरीके से जो आप फेल होते हो, क्या आपकी कमियां हैं, कहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, कहाँ से आपको एग्जैक्टली शुरू करनी चाहिए चीजें, तो वीडियो आप छोड़ के यहीं पे जा सकते हो। अगर आप विश्वास करते हो कि कोई आपको सच्ची बातें बताएं, जो रियलिटी है वो आपको बताए, और किस तरीके से आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो वो आपको बताए, देन आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंदर। एंड तक ये वीडियो जरूर देखना। सभी लोगों के लिए ये वीडियो, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आपने 2 से 3 बार अटेम्प्ट दिया हो, आप फेल हुए हो जिंदगी में, डजेंट मैटर। इवन जो बच्चे सेलेक्ट भी हो गए हो, आप भी जरूर देखना। आपके हो सकता है भाई बहन के काम ये वीडियो शायद आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट के बारे में। आप इनमें से 6 कैटेगरी में से कोई ना कोई कैटेगरी में जरूर लाई करते होंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी वो वाले लोग हैं जिन्होंने 2 से 3 बार इस एग्जाम को दिया है बट अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं ड्यू टू वेरियस रीजन। उनके बारे में आगे हम बात करेंगे। ठीक है, दूसरे वो वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने 1 साल पूरा प्रिपरेशन लास्ट ईयर किया था और बॉर्डर लाइन पे आके जो है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बॉर्डर लाइन इन द सेंस की मार्क्स अच्छे 120-30 नंबर के आसपास बन रहे थे, पेपर 2 भी अच्छा हुआ था बट अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं हो पाए। राइट। तीसरे लोग आप में से वो होंगे जिन्होंने 6-7 महीने पहले तैयारी शुरू की होगी बट तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो पाई, उस वजह से उनका जो है एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। ठीक है, चौथे वो लोग होंगे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्टडी फंडा नोट्स, कोई भी किसी भी कोचिंग के नोट्स को फॉलो किया होगा, या फिर शॉर्टकट की तरफ आप जनरली गए होंगे, मतलब कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन किया होगा इस तरीके से, तो भी आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ होगा। ठीक है, पांचवें वो लोग होंगे जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है और डायरेक्टली जो एग्जाम सेंटर में जाके कि चलो देख आते हैं, घूम फिर आएंगे, अपना पेपर दे देते हैं, तो एग्जाम हो गया तो क्लियर, अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ठीक है, और छठे वो लोग होंगे जो फ्रेशर की कैटेगरी में होंगे, जिन्होंने अभी इस एग्जाम के बारे में सुना है हाल फिलहाल में, और वो चाहते हैं कि सीएपीएफ के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट वो लोग बने। ठीक है, तो इन 6 में से आपकी कोई ना कोई कैटेगरी जरूर होगी। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपकी कैटेगरी जरूर बताना कि आप कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हो। और साथ में वो लोग हैं जो ऑलरेडी क्वालिफाई इस एग्जाम को कर चुके हैं और सिलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एग्जाम के कंपटीशन के बारे में पता होना चाहिए। ये जो रेड कलर में आप जितना भी डाटा देख रहे हो, जो आप देख सकते हो, इतने लोग जो हैं इस एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ चंद लोग जो है रिटर्न क्वालिफाई कर पाते हैं, जो कि आप देख सकते हो रेशो। लाल वाले लोग, जितना भी डार्क एरिया है, ये लोग वो हैं जो एग्जाम में फॉर्म अप्लाई करते हैं। ब्लू कलर में आप देख सकते हो, ये वो लोग हैं जो इस एग्जाम में रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं। यहाँ से यहाँ तक का सफर, और यहाँ से फिर फाइनल रिकमेंडेड कैंडिडेट, जो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके जो 150-200 बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं, ये वो लोग हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कहाँ से उठ के आपको कहाँ पहुंचना है। ठीक है, और आप सोचते हो कि हल्के में तैयारी करके जो है मोटा मोटा पढ़ लेंगे और आपका काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। उन्हीं सब बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में मिस्टेक्स आप लोग कहाँ करते हो। ठीक है, चलिए, सबसे पहले आपको एग्जाम की डिमांड को समझना पड़ेगा। ठीक है, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, बहुत ही उम्दा इंस्टीट्यूशन है यूपीएससी, बहुत ही शानदार जो है परफॉर्मेंस रहा है हमेशा यूपीएससी का। बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट कराता है, आपको पता है, सिविल सर्विस है, डिफेंस के एग्जाम है, जितने भी ऑफिसर सेलेक्ट होते हैं सब जो है यूपीएससी कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो इतना कोई आपका एसएससी वगैरह का एग्जाम नहीं है, ऑल्दो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एसएससी, यूपीएससी का एक अच्छा लेवल होता है एग्जाम का। आपके एग्जाम में 125 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सीएपीएफ की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यूपीएससी को ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो 60, 65, 70% नंबर उसमें लाए। उनको साइंटिस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि आपसे जाके जो है ना मिसाइल नहीं बनवानी, उनको देश की रक्षा करानी है, बॉर्डर ड्यूटी आपसे करवानी है, आपको मैनेजमेंट सिखाना है, किस तरीके से आपको ट्रूप्स को मैनेज करना है, मोबिलाइज करना है, ये सब चीजें करनी है। तो ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप देखोगे आज तक का जो हाईएस्ट बच्चा भी रहा है उसके भी 70-75% से ज्यादा मार्क्स नहीं आए। ठीक है, और ये वो बच्चा है जो 1-2 ही होता है, उसके बाद का जो एवरेज स्कोर आप देखोगे 55 से लेके 65% के बीच में जो है अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन डन है। रीजन बिंग, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, अगर 600 मार्क्स का आपका सीएपीएफ एग्जाम होता है, रफली अराउंड 330 के आसपास जो है बच्चों का सिलेक्शन होना हो जाता है। ठीक है, टॉपर के 360, 65 नंबर, 70 नंबर तक ऐसे जाते हैं। तो आप देखोगे अगर परसेंटेज का इसमें रेशो निकालोगे तो 60 से लेके 70% के बीच में आपका बनेगा। ठीक है, और सिलेक्शन आपका 62, 63 इस तरीके से जो है आपका बन जाएगा। सॉरी, 62, 63 कह रहे हो, सॉरी, 50 से लेके 65-70 तक परसेंट तक आपका सिलेक्शन जो है हो जाता है। तो आप ये चीज अंडरस्टैंड करो, जिस एग्जाम के अंदर 600 में से अगर आपके 330-340 मार्क्स आ रहे हैं और आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो यार वो एग्जाम आसान नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत लोग मैंने देखा है, बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, सर मैं क्या ऐसा कर दूं कि मेरे 180 नंबर आ जाए, 250 में से नहीं आएंगे यार।
पॉसिबल ही नहीं है, कितना भी पढ़ लो आप, ठीक है। बोल सकते हो, बोलने हवाबाजी कर दो, मुझे 200 नंबर लाने हैं, मुझे ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है, ऐसे बहुत मैसेज आते हैं हमारे पास कि सर मुझे पहला रैंक चाहिए, मैं क्या करूँ? नहीं आएगा भाई। जो बंदा है सोच के चल रहा है ना कि मुझे फर्स्ट रैंक लाना, उसका जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकता फर्स्ट रैंक, इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी नहीं है वो, है ना। आपका काम क्या होना चाहिए? मुझे अपना 100% देना है, मैं कभी भी जो है चीजों के ऊपर रिलाई नहीं करूंगा, मैं अपना 100% दूंगा, बाकी जो होगी देखे जाएगा, ठीक है। मेहनत करना आपके हाथ में है, रैंक लाना जो है भगवान के हाथ में, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ आती है? आप लोगों ने, इतने लोगों ने एग्जाम दिया है, क्लियर नहीं हुआ है, तो मुझे जो प्रॉब्लम्स लगी मैंने वो यहाँ पे मार्क की है। आप इनमें से जरूर बताना कि कौन सी प्रॉब्लम आपको लगी, आपके साथ इसमें से कौन सा जो है इनमें से आपके साथ इशू हुआ है। सबसे पहला इशू तो ये है, जो लोग, ये उन लोगों के लिए है जो पहली दो कैटेगरी थी, ठीक, जिन्होंने 2-3 बार अटेम्प्ट दिया है, या फिर जिन्होंने 1 साल तैयारी की है, 6 महीने तैयारी की है, बट अनफॉर्चुनेटली एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया। सबसे पहला रीजन हो सकता है आपके एग्जाम क्लियर ना होने का, टू मच रिसोर्सेज। मतलब आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते हो, मान लो आप क्या बोलते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ने लग गए, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल, उसके साथ में आप जीसी लियोंग भी उठा रहे हो, उसके साथ में महेश कुमार बरनवाल उठा रहे हो, फिर आपको एटलस भी उठाना है, 4-5 चीजें एक ही बार में पढ़ दे रहे हो आप, उसके बाद रिवीजन तो कर नहीं रहे आप उसकी। ये एक रीजन आपका हो सकता है, मतलब टू मच रिसोर्सेज, मतलब बहुत सारी बुक्स आप पढ़ रहे हो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल और दूसरा ये हो सकता है, करंट अफेयर मान लो आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। आपने विजन आईएएस का भी करंट अफेयर पढ़ा, आपने स्टडी फंडा का भी पढ़ा, किसी 1-2 कोचिंग का और भी पढ़ लिया, बट रिवाइज टाइम पे नहीं कर रहे हो, तो उसका भी नुकसान आपको हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन विदाउट प्लानिंग, इसका मतलब क्या है? कोई आपका प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, ठीक है। आप हवा में तीर लगा रहे हो, मैं इतने दिन में ये कर दूंगा, इतने दिन में वो कर दूंगा, उसको टारगेट को अचीव करने के लिए काम आप नहीं कर रहे हो। बस ये है कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे, वो वाली बात है, ठीक है। कोई प्रॉपर टारगेट नहीं है, कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, कोई मिनी शेड्यूल नहीं है कि मुझे आज का दिन जो है ये वाला काम खत्म करना ही करना है, इस हफ्ते मुझे मॉक टेस्ट लगाना है, इस हफ्ते मुझे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, अब हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, ऐसा कोई शेड्यूल आपके उसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो शॉर्टकट की तरफ भागते होंगे, किसी कोचिंग के नोट परचेज कर लेंगे, चाहे कोई भी करो, स्टडी फंडा के कर लो, किसी के भी कर लो, किसी कोचिंग का मटेरियल आप जो है परचेज कर ले रहे हो, ठीक है। या फिर आप जो है मटेरियल इकट्ठा करने वालों में से हो सकते हो, ठीक है। अच्छा फलाने कोचिंग का जो है मटेरियल टेलीग्राम पे किसी ने फ्री में शेयर किया है, मुझे दे दो, मुझे दे दो, वो होता है ना, मुझे दे दो, मुझे दे दो, एक मीम करके है वो, ठीक है। या फिर आप उसमें से हो सकते हो। उसके बाद डोंट वांट टू वर्क ऑन द वीकनेसेस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने खुद देखा है पर्सनली, जो मेहनत तो करेंगे नहीं, रोते रहेंगे, सर मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं कैसे करूँ, मेरे पास तो रिसोर्स नहीं है, ये वो, ठीक है। सर मेरा मैथ बुक वीक है, क्या होगा अगर मैं मैथ छोड़ के चला जाऊंगा तो एग्जाम में? सर मुझे साइंस समझ में नहीं आती। यार रोने से कुछ नहीं होगा, आप कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, नर्सरी क्लास के, फर्स्ट क्लास के, ठीक है, कि आपको बार बार में कोई आके बताए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं पढ़ोगे नहीं होगा सिलेक्शन अगले साल, फिर मेहनत करो, ठीक है। तो आपकी जो भी वीकनेस है ना उसके ऊपर काम करो। इंग्लिश आपको नहीं आती ना, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, कोशिश करो उसको इंप्रूव करने की, ठीक है ना। कोई भी आपके अंदर कमी है, मान लो हमारे अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कमी होती है कोई भी, तो हम उसको इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना। तो अपनी वीकनेस, मैथ आपको नहीं आता, करो ना, मैं दिक्कत क्या है, बेसिक से शुरू करो, टाइम लगेगा, महीना लग जाएगा, 2 महीना लग जाएगा, 3 महीने लग जाएंगे, वो चीज़ आपकी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बिलीवर ऑफ ब्लेम गेम, आपको ये लगता है कि यार फेल हो गए, कोई बात नहीं, हम फलाने कोचिंग को कर देंगे ब्लेम, ठीक है, कि आपका हमने ये पढ़ा था, आपके मटेरियल से ये नहीं आया, हमने तो नहीं कहा कि आप हमारा मटेरियल पढ़ो, है ना, इजंट इट। इंस्टेड ऑफ डूइंग द कोर डीप हार्ड वर्क, आप शॉर्टकट की तरफ आप गए हो, हम तो बोलते ही हैं, ठीक है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ सबको कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, बट एनसीईआरटी की जगह अगर आप नोट्स रेफर कर रहे हो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, हमारे लगा लो, किसी के भी लगा लो, तो ये आपकी गलती है, क्लियरली है आपकी गलती, ठीक है। चीजें मार्केट में आती रहेंगी, पब्लिशर बुक पब्लिश करते रहेंगे, एडिशन आते रहेंगे, उनका काम चलता रहेगा, आप अगर मेहनत नहीं करोगे तो आप ऐसे ही जो है फेल होते रहोगे, ठीक है। टू मच डिपेंडेंसी ऑन कोचिंग इंस्टीट्यूट, वेस्टेज ऑफ मनी, टाइम एंड रिसोर्सेज, ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हो कोचिंग इंस्टीट्यूट। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, पेपर 2 की जब तैयारी करते हैं, सर हमें डेली एक टॉपिक दे दो, सर हमें हमारी कॉपी चेक कर दो, सर ये कर दो, सर वो कर, क्या क्या करवाओगे आप लोगों से यार, ठीक है। आपको इतना डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर आपके सामने चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं तो आपको खुद अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि यार मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, टॉपिक मैं इतना अपने आप को कैपेबल करूंगा कि मैं खुद से अपना पेपर 2 का टॉपिक निकाल सकूँ न्यूज़पेपर पढ़ के, कि यार इसके ऊपर यूपीएससी पूछ सकता है क्वेश्चन, और मुझे ये जो है इसके ऊपर आंसर लिखना है, और किसी सीनियर से चेक कराना है, किसी भी कोचिंग से जो भी आप फॉलो इसको करते हो, ठीक है। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम हुई। अब बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू, राइट। सबसे पहले ये जितने भी टिप्स हैं ये उन लोगों के लिए हैं सिर्फ जिन्होंने इस एग्जाम को 2 या 3 बार दे रखा है, या जिन्होंने एक बार जो इस एग्जाम की तैयारी की है, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर अनेबल टू क्वालिफाई द एग्जाम। सबसे पहली चीज तो आप ये चीज समझ लो, आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग, आपको एग्जाम का सिलेबस ऑलरेडी पता होना चाहिए कि क्या है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आपने फिर तैयारी अच्छे से नहीं कर रखी है, ठीक है। आप डायरेक्टली अगर आपने ज्योग्राफी उठा के पढ़ ली है, बट आपको पता नहीं है कि ज्योग्राफी की रेलेवेंस क्या है आपके एग्जाम में, तो आपने सिलेबस नहीं देखा फिर उसका, ठीक है।
आपने ऑलरेडी एग्जाम दिया हुआ है, तो ये आपके लिए एडवांटेज, आपको पता है भाई किस लेवल का एग्जाम आता है, किस तरीके से आपको प्रेशर हैंडल करना है, एग्जाम के अंदर का फियर जो है वो कैसे आप ठीक करोगे। आप जो है फ्रेशर बच्चों से काफी आगे हो, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपने एक दो बार जो है ऑलरेडी कुछ ना कुछ चीजें पढ़ी होंगी, थोड़ी बहुत उनमें से याद होंगी, तो इस चीज को टेक इट एज ए एडवांटेज। ऐसा नहीं लेना है कि यार मेरा नहीं हुआ तो मैं बिल्कुल जमीन पे आऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने प्रिपरेशन की है सिंसियरली, अगर मेहनत करिए तो एनी हाउ आप 30-40% के लेवल पे हो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आपने अगर एग्जाम 2-3 बार लिखा है, अनफॉर्चुनेटली आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो आपको किसी अलग से कोचिंग की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल जो अभी रिसोर्सेज की हम बात करेंगे वो फॉलो करो, डेफिनेटली आपका एग्जाम पक्का क्लियर होगा, ठीक है। अब यह व्हाट शुड बी द प्रोसेस टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, ये सबके लिए है, ठीक है। जो फ्रेशर हैं, जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जो फिर रिपीटर्स हैं जिन्होंने 2-3 बार एग्जाम दिया है, वो लोग भी जो है आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें मैं कोई अपनी तारीफ कर रहा हूँ या कुछ भी। हर एक टॉपर आपको ये सब चीजें रिकमेंड कर देगा, ठीक है। सबसे पहला तो आपको अपने एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। 125 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 के अंदर, 250 नंबर के होते हैं आपके। पेपर 2 के अंदर जो है आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको 200 नंबर का जो है रिटर्न वाला पोर्शन आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 450 नंबर का आपका रिटर्न का एग्जाम है। उसके बाद आपको सिलेबस पता होना चाहिए। अभी करंट अफेयर के जो है करंट अफेयर के इस बार जो है 28 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे थे। 28 में से यू वोंट बिलीव एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चन वर फ्रॉम द डिफेंस सेक्टर ओनली, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के थे। अब आप बोलोगे कि यार कंप्यूटर तो कभी आया नहीं, सिलेबस में लिखा हुआ है, आप देखो जनरल साइंस में द क्वेश्चन विल बी सेट टू टेस्ट द जनरल अवेयरनेस, साइंटिफिक टेम्पर, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ द साइंटिफिक फिनोमिना ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन इंक्लूडिंग न्यू एरियाज ऑफ इंपोर्टेंस लाइक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आ गया, कंप्यूटर का क्वेश्चन हो गया। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, आया था ना अभी। उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपका क्रिप्टो करेंसी वगैरह सब चीजें सब लिखा हुआ है आपके सिलेबस में, क्वेश्चन कुछ भी आ जाएगा। तो अब ये नहीं बोल सकते कि सर ये तो सिलेबस से बाहर हो गया। यूपीएससी का बहुत रेयर कभी ऐसा होता है कि आपके सिलेबस से बाहर आएगा। सिविल सर्विस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बट सीएपीएफ में मैं 100% श्योर होकर कह सकता हूँ कि जो आपके सिलेबस में लिखा है उसी से जो है आपका पेपर जो है आने वाला है, ठीक है। करंट इवेंट का देख लो, करंट इवेंट में सभी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के सभी चीजें जो है आपकी एग्जाम में आएंगी। कल्चर के रिगार्डिंग म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, सोसाइटल एंड डेवलपमेंट इशू, इंडस्ट्री, बिजनेस, ग्लोबलाइजेशन, इंटरप्ले अमंग द नेशंस। इंटरप्ले अमंग द नेशंस उठा के देख लो, मरिया पोल का क्वेश्चन पूछा था। बच्चे कह रहे हैं कि सर ये तो कैसे पढ़े, हमें क्या पता। अब दो कंट्री के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो आपको पता होना चाहिए ना, इतना तो कॉमन सेंस बनती है कि आप, यूपीएससी डिमांड करता है कितना तो आपको पता होना चाहिए कंट्री। और ऐसा नहीं बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्योग्राफी से भी कनेक्ट कर सकते थे उसको आप, ठीक है। उसके बाद पॉलिटी और इकोनॉमी का देख लो, कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोशल सिस्टम्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कल को आईएएस का ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप ये नहीं बोल सकते कि हमें बाहर से दिया हुआ है, दिया हुआ है इसमें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात हुई है, ये आपकी इकोनॉमी की 10th क्लास के एनसीईआरटी का भी मेंशन कर दिया इन्होंने, ठीक है। उसके बाद आपका इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशू है, ह्यूमन राइट्स है, एनएचआरसी के ऊपर आपके क्वेश्चन आ जाए तो आप मना नहीं कर सकते उसको, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, दिस शैल बी इंक्लूड द एरियाज ऑफ द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म एंड फ्रीडम मूवमेंट। 1885 से 1947 का स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया है। सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सोशल इकोनॉमी पॉलिटिकल क्या है, सोसाइटी में क्या क्या होता था आपका, जितने भी आपके ये भी जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो बनी थी आपकी 1820 से लेके बाद तक की, सभी धर्मो सभा फलाना ढिमकाना सब, ठीक है ना। तो हर एक चीज जो है सिलेबस में आपके दी हुई है, तो ये सभी जो है आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला काम आपका ये है, आपके पास प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए। अब ज्योग्राफी का आप जैसे आप यहाँ पे देखोगे, इन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन सेल कवर द फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द ज्योग्राफी पर्टेनिंग टू द इंडिया एंड द वर्ल्ड। अभी एक लाइन का सिलेबस दिया है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, या आप जिसको भी फॉलो करते हो वो आपको ये बताया कि भाई ये जो सिलेबस दिया है इसके अंदर क्या क्या आपका कवर होगा। ज्योग्राफी का सिलेबस हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है, अभी इस वीडियो के बाद दोबारा टेलीग्राम पे डाल दूंगा। फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके जो है चेक कर लेना। सभी सब्जेक्ट स्पेशल हमने सिलेबस बनाया, आज तक की रिकॉर्ड है पूरे सीएपीएफ के हिस्ट्री में किसी ने भी आपको डिटेल सिलेबस नहीं बनाया है, सिर्फ इवन ये भी नहीं बताया आपको, और तो और छोड़ दो, ठीक है। हम प्रॉपर आपको हर सब्जेक्ट का सारा जो है सिलेबस बताएंगे, और हम शेयर करेंगे आपके साथ पीडीएफ 26, जस्ट अ सेकेंड, 26 को, ठीक है। 26 सितंबर को स्टडी फंडा की 6th एनिवर्सरी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और उस दिन आपकी काफी सारी चीजें जो है लॉन्च होने वाली हैं। तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस आपको जो है 26 सितंबर को मिल जाएगा हर सब्जेक्ट का। उसमें आपके जितने भी टॉपिक होंगे वो टॉपिक सारे आप कवर करके जाना। आपका 95% सिलेबस उससे बाहर जो है कुछ नहीं आएगा, वो सारा का सारा हम कवर करवाएंगे उसमें, ठीक है। उसके बाद आपका ये पेपर 2 का सिलेबस, ये देख लो। दूसरी चीज क्या है, पीवाईक्यूज आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आप तैयारी शुरू कर देते हो ब्लाइंडली, किसी को फॉलो कर लेते हो, उसके बाद पता चलता है कि यार टीचर को खुद ही नहीं पता कि एग्जाम में क्या आ रहा है ना। पूछा कुछ हुआ है, पढ़ा कुछ रहे हैं, सिलेबस में कुछ दिया हुआ है, ठीक है। पीवाईक्यूज का एनालिसिस एटलीस्ट 2015 से 22 का लास्ट के 6-7 साल का आपके पास होना चाहिए।
देखो आप ज्योग्राफी में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कैसा आ रहा है, लैंडफॉर्म पे क्वेश्चन आ रहा है तो क्या आ रहा है, कितना डीप में पूछ रहे हैं, क्या एनसीईआरटी पढ़ के आपका काम चल जाएगा। हालांकि जो फ्रेशर बच्चे होंगे उनको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, बट जिन्होंने 2-3 बार एग्जाम दिया उनको तो पता होगा ना लैंडफॉर्म क्या चीज होती है, रिवर वाले कौन से लैंडफॉर्म है, कितना डीप में पूछ रहे हैं। ठीक है, करंट अफेयर पहले वन लाइनर आता था, अब स्टेटमेंट वाइज वाला पूछने लगे, तो आपको अपने स्टैंडर्ड रेज करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ अवार्ड कर लिया जाकर और अवार्ड के बेसिस पे आप क्वेश्चन ठीक कराओगे, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है ना, डिटेल में पढ़ो जो भी पढ़ना है। उसके बाद अपनी बेसिक बुक जो है वो गैदर करो। बेसिक बुक में आपकी सभी चीजें आ जाती हैं, एनसीईआरटी रेफरेंस बुक आपकी जो भी है, पॉलिटी के लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम जो भी है, आर्ट एंड कल्चर आपके सब कुछ। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है यार। मुझे तो मतलब इतना बुरा भी लगता है, आयरनी मैं बता रहा हूँ क्या है, 2,000 रुपए के आप किसी कोचिंग के नोट खरीद लोगे, हमारे खरीद लोगे, कोई भी लगा लो, क्रैश कोर्स खरीद लोगे, लेकिन 2,000 रुपए में ना आपकी सारी की सारी, आपकी सारी नहीं तो एटलीस्ट आपकी 50-60% बुक्स आ जाएंगी, एनसीईआरटी सारी आ जाएंगी, लक्ष्मीकांत आपकी आ जाएगी, स्पेक्ट्रम आपकी आ जाएगी। आप लोग क्या है ना, मेहनत करने से डरते हो, आप भागते हो रियलिटी, ये आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। आज आप मेहनत करने से भागते हो। मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि जो बच्चा बुक्स लेके बैठे, स्पेक्ट्रम पूरी पढ़े, 3-3 4-4 5-5 बार पढ़े, पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत पढ़े, उसका सिलेक्शन ना हो, ये हो ही नहीं सकता यार। ठीक है, आप लोग शॉर्टकट की तरफ भागते हो, नोट्स खरीद लोगे किसी भी कोचिंग को, आपको लगता है कि नोट्स खरीदने से एग्जाम हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ नहीं होगा भाई, हाथ जुड़वा लो, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बाद में आपको दुख लगता है कि यार इतना बुरा हमारे साथ हुआ। उसके बाद न्यूज़पेपर है, अल्टरनेट चाहिए आपको, है ना, कि सर किसी की समरी देख लेते हैं, किसी का कुछ देख लेते हैं, किसी का कुछ देख लेते हैं, नहीं होगा यार। खुद से जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, बहुत सारी चीजें जो हैं लोगों को नहीं पता है। मान लो आप यूट्यूब पे कोई पेपर का एनालिसिस देख रहे हो, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो आपके एडिटोरियल वगैरह डालते हैं वो सिविल सर्विस के पर्सपेक्टिव से डालते हैं। आपका सीएपीएफ का एग्जाम है, दोनों की डिमांड अलग है। ठीक है, आपके जो करंट अफेयर बनेंगे वो दोनों के अलग बनेंगे, आपको फैक्चुअल चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। कोई आपको सिखाने वाला है सीपीएफ में कि किस तरीके के करंट अफेयर आपके आते हैं? ठीक है, हमने न्यूज़पेपर की क्लासेस डाली हैं, एक भी बच्चे का पॉजिटिव फीडबैक नहीं लगा उसमें, फ्री में डाल रखी सारी की सारी क्लासेस। चाहते तो हम उसे पेड कर सकते हैं, बट नहीं। आप लोग को क्या चाहिए, कोई बना के दे दे हमें, कोई नहीं आपके सामने ना थाली में परोस भी देगा ना, आप तब भी उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। पता है आपको, जब तक खुद से आप मेहनत नहीं करोगे चीजें नहीं होंगी। रेलेवेंसी ऑफ एनीथिंग यू डू, हाउ थिंग्स हेल्प यू इन द प्रिपरेशन, आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी में अगर पढ़ रहा हूँ तो मुझे कहाँ कहाँ पे काम आएगी। ठीक है, अगर आपने न्यूज अगर पढ़ी है फॉर एग्जाम्पल कोई भी, तो आपको पता होना चाहिए वो न्यूज, जो न्यूज़पेपर आप जो पढ़ रहे हो, आपको इंटरव्यू में भी काम आएगा, वो आपके पेपर 1 में भी काम आएगा, पेपर 2 में भी काम आएगा। ठीक है, हर चीज जो आप कर रहे हो उसकी आपको रेलेवेंस पता होनी चाहिए। ठीक है, अब फ्रेशर्स के लिए बात है इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अनगिनत डेली बेसिस पे पहले जब भी जैसे कोर्स वगैरह जो भी थे उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी आती थी कि मैंने फलां कोचिंग जो है ज्वाइन की सर, वहाँ पे हमारा कोई फोन नहीं उठाता, कोई हेल्प नहीं करता। ठीक है, तो इन सब चीजों में सबसे पहले तो मैं एक कहने जा रहा हूँ कि देखो पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, वैसे है बहुत लोगों के लिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि 20-30 हज़ार आप जो भी फीस भरते हो, 10-15-20 हज़ार जो कोचिंग की फीस भर रहे हो, या आप ऑफलाइन क्लासेस जो है ज्वाइन कर रहे हो, दैट इज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन योर करियर, राइट। 15-20 हज़ार ठीक है, आपका एक बार नुकसान हो गया, आप चुपचाप बैठ जाते हो। बहुत बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं, घर वालों से जिद करके फलाना कोचिंग ज्वाइन करेंगे, उसके बाद वहाँ पे देखा उनको यार वहाँ पे कुछ अच्छा मिला नहीं, उसके बाद फिर वो पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते क्योंकि पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ जो है उन्होंने जाके कोचिंग ज्वाइन की है। ठीक है, उसके बाद यू आर नॉट गिविंग योर मनी ओनली, यू आर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वहाँ से अनफॉर्चुनेटली आपका टाइम, और इसमें सभी आ गए, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टडी फंडा बहुत दूध का धुला है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, बट इतना है एटलीस्ट हम अपनी मिस्टेक्स को जो है एक्सेप्ट करते हैं, जो भी हमसे गलतियां होती हैं, और कोशिश करते हैं कि मिलके हम जो है उस चीज को ठीक करें। ठीक है, आप ये देखो कि आपके टीचर जहां से भी आप पढ़े हो, उन्होंने क्या एक बार भी आपसे पूछा है कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, कहाँ गलतियां रही, लेट्स डू द एनालिसिस, कहाँ कहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता थी? कोई नहीं करता यार। आजकल बिल्कुल रेस लगी हुई है, सब बस बेचने के पीछे हैं, एग्जाम हुआ हुआ नहीं, उससे पहले ही जो है नेक्स्ट बैच जो है शुरू, चलो आ जाओ इसमें। ठीक है ना, तो इन चीजों को अपना देख लो आपके हिसाब से है। उसके बाद ये आपका सिर्फ पैसे की बात नहीं है, आपका अटेम्प्ट की बात है। मान लो आप अभी आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो किसी कोचिंग के साथ, ठीक है, आपको दिसंबर जनवरी में जाके पता चलता है कि यार यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, या फिर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, जो भी है। ठीक है, फिर आपको 6 महीने रह जाएंगे, आपको लगेगा कि यार अब तो प्रिपरेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, तो आप 15-20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार फीस नहीं दे रहे हो, आप अपना प्रीशियस टाइम दे रहे हो। ठीक है, और लाख्स ऑफ रुपीज भी आप जो अपने वेस्ट कर रहे हो। कैसे? ये फीस तो आपकी जाएगी जाएगी 40-50 हज़ार। उसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग सिटीज में जाके कोचिंग ज्वाइन करते हैं। कोई जो है, कोई दिल्ली का बच्चा होगा, कोई किसी जगह जाएगा, कोई साउथ में जाके पढ़ेगा, कोई साउथ वाला दिल्ली आएगा। ठीक है, तो वो भी आपके पैसे रह गए। उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है, मान लो आपने किसी कोचिंग को अभी ज्वाइन किया, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली आपको उसमें अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप मेहनत करते, कोई अच्छे कोचिंग ज्वाइन करते, आपका सिलेक्शन हो जाता, तो आपका एक अटेम्प्ट बचता। एक अटेम्प्ट में एटलीस्ट 12 महीने का प्रोसेस मिनिमम मान के चलो। एक असिस्टेंट कमांडेंट की 70 हज़ार सैलरी होती है, तो साल के 12 सत्ते 84, 8.5 लाख रुपए तो आपके यही वेस्ट हो गए, क्योंकि आप इस अटेम्प्ट में तो नहीं कर पाए, नेक्स्ट अटेम्प्ट में करोगे, है ना। ज्वाइनिंग में आपके 6 महीने लगेंगे, तो रफली अराउंड 15 लाख का आपका नुकसान यहाँ पे हो गया। ठीक है, सीनियोरिटी जाएगी वो अलग, इजंट इट? तो इनको डीप में सोचो, बहुत बड़ी बात है।
उसके बाद आपकी एनर्जी वेस्ट होंगी, डिमोटिवेशन आएगा कि यार मैंने पेपर में मेहनत की थी बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, फिर आप ब्लेम करोगे कि फलाने कोचिंग को ज्वाइन किया था उसने अच्छा नहीं पढ़ाया, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपके पेरेंट्स का जो फेथ है उसका भी अब ब्रेक डाउन हो रहा है, क्योंकि उनको उम्मीद है कि बच्चा इस बार पढ़ रहा है, दिन रात लगा हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहा है। तो वो चीज़ें भी जो है कंसिडरेबल है। तो फ्रेशर के साथ ये है, अपना मेंटर या कोचिंग जो भी आप ज्वाइन करो, मैं नहीं कहता हमारा ही ज्वाइन करो, डजेंट मैटर, कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन करो, अगर आपको करनी है तो वैसे तो सेल्फ स्टडी हो जाएगी, बट मैं मानता हूँ कि जो नए बच्चे हैं उनको चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा और आपके पास टाइम नहीं होता है जनरली, तो आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले कोचिंग की जो कुछ ये मैंने फीचर लिखे हैं, ये एटलीस्ट आप उस कोचिंग में ढूंढो। पहला चीज, ऐसा कोचिंग ज्वाइन करो जहाँ पे आपको आपकी बातें सुनी जाए, ठीक है। बच्चों से फीडबैक लो। आप कोई भी बच्चा प्रिपरेशन करता है तो उसका जानकर कोई ना कोई टॉपर हो सकता है, कोई सीनियर हो सकता है, या किसी ने एग्जाम क्रैक किया है या फिर रिटर्न क्वालिफाई किया है या पेपर दिया बट हुआ नहीं, उनसे पूछो कि सर मैं तैयारी करना चाहता हूँ, किस किस तरीके से मुझे करनी चाहिए। उनसे पूछो, वो खुद ही आपको बताएंगे कि पहले सेल्फ स्टडी करो। इनकेस अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते, आपको कोई भी लगता है कि हमें किसी की साथ की जरूरत है, तो पूछो अपने दोस्तों से, टॉपर से, कि कौन सा कोचिंग जो है फलाने आज के दिन जो है अच्छा हेल्प कर सकता है आपकी, ठीक है। बहुत बार ऐसा देखा गया है, आपने कोर्स ज्वाइन किया, आपकी कोई कोर्स ज्वाइन करने के बाद कोई इंक्वायरी नहीं ले रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में नहीं सुना जा रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम देखो इंक्वायरीज का, ठीक है। आपने कोर्स लेना है जो है ना, देखिए कोचिंग के लिए क्या है ना, कोर्स बेचना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद उसको संभालना बहुत मुश्किल है। रीजन बिंग, अनलिमिटेड कोई लिमिट ही नहीं है यार। कहीं 1000 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, कहीं 2000 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। आप खुद सोचो, एक जगह जो है आप लिमिटेड लिमिटेड सीट्स पे जो एडमिशन हो रहे हैं वहां पे आपका, ठीक है। उसके बाद एक जगह रैंडमली कोई 500 बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, 1000 बच्चे ले रहे हैं, कैसे मैनेज करेंगे, नहीं हो पाता मैनेज, ठीक है। तो उसमें जो है आपको ही नुकसान होता है कि सर्विसेज अच्छी नहीं मिलेंगी आपको, आपको कोई भी डाउट आएगा वो 4-4 5-5 दिन लटका रहेगा, हो सकता है रिप्लाई ही ना मिले, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप भी जो है डेली पूछोगे तो अगले कोई परेशानी होगी तो अगला ब्लॉक ही कर देगा, हो सकता है आपको, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं मार्केट में, बहुत हमारे पास कंप्लेंट्स आते हैं, बट ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किसे ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर एग्जाम की टाइम प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। जो भी कोचिंग आप ज्वाइन कर रहे हो उनसे पूछो पहले कि किस टाइम पे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, कितना टाइम लगेगा हमें सिलेबस में, क्या क्या आप कवर कराओगे, किस तरीके के लेक्चर होंगे, क्या कोई डेमो लेक्चर मिल सकता है नहीं मिल सकता है, इस तरीके से, ठीक है। प्रॉपर अपना टाइम आप इन्वेस्ट करने वाले हो, अपनी करियर का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, इसको जो है आप हल्के में मत लो। ऐसा नहीं है रैंडमली कोई भी कोचिंग आपने ज्वाइन कर ली, ठीक है। उसके बाद जिस भी कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हो, जिस भी कोचिंग को आप ज्वाइन करना चाहते हो, उनसे पूछो कि सर टाइमलाइन बताइए आपकी कोर्स की क्या है, कितना सिलेबस हमारा कितने दिन में कवर हो जाएगा, कब से कब तक आप क्या क्या कराओगे, कौन आपकी फैकल्टी है, सब कुछ जो जो आपका मन करे सब पूछो यार, ठीक है, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। उसके बाद क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी पे जो है आपको ध्यान देना है। अब बहुत बार ऐसा मैंने खुद पर्सनली ये चीज नोट की है, बहुत बच्चों के मैंने मैसेज भी देखे हैं कि फलानी जो है टेस्ट सीरीज हमने परचेज की थी, ठीक है। हमें तो सर वहाँ पे, अब हमारे पास भी आता है कि सर आपकी 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है, बट हमें एक फलाना कोचिंग जो है 250 रुपए में जो है 50 टेस्ट दे रहे हैं। तो आप एक चीज अंडरस्टैंड ये करो, ये वो लोग हैं 250 रुपए में जो 50 टेस्ट देते हैं, जो पूरा कॉम्बिनेशन आपको देंगे, पूरे साल का पैकेज है। उसमें आप एसएससी के भी टेस्ट दे सकते हो, उसमें आप यूपीएससी के भी दे सकते हो, ठीक है, सीजीएल के भी दे सकते हो, सीपीओ के भी दे सकते हो। तो ये बेसिकली एक पूरा क्वेश्चन बैंक होता है, एक बार इन्होंने बनाया है 2000, जब भी मतलब 5-7 साल पहले बना हुआ है, वही जो है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, ठीक है। स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू द एग्जाम डिटेल्स, एग्जाम के चेंजिंग पैटर्न के हिसाब से जो टेस्ट सीरीज बनती है आपको 200-250 में कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। कोशिश करेंगे हम प्राइस कम रखने की, बाकी इतना भी नहीं है कि आपको 50-100 रुपए में कहीं नहीं मिलेगी। और क्वालिटी यार कहीं पे तो आपको स्पेंड करना पड़ेगा ना। एक पिज्जा के लिए आप 1000-500 रुपए खर्च कर सकते हो, बट अपनी एक अच्छी टेस्ट सीरीज के लिए 1000 रुपए आप नहीं खर्च कर सकते, तो इन चीजों को अवॉइड करो। तो ध्यान से देख के, अब आपने मान लो कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, ठीक है, आप देख रहे हो कि वो सिर्फ सीएपीएफ को नहीं 50 एग्जाम को और देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि भाई सीएपीएफ उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, ठीक है। उन कोचिंग्स को ज्वाइन करो एटलीस्ट जिनके लिए सीएपीएफ की प्रायोरिटी है, जो सीएपीएफ में अपना जो है स्पेसिफिकली लास्ट के कुछ 5-4 साल से काम कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है, कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है, ये सब चीज की देख के जो है आप वो करो। उसके बाद आपका नेक्स्ट आपका, डोंट फॉलो टू मच द एडवाइस ऑफ द टॉपर्स, एवरीवन हैव डिफरेंट जर्नी एंड डिफरेंट बैकग्राउंड। मेरी इस बात से जो है बहुत सारे टॉपर्स भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो वो शायद गुस्सा होंगे, बट ये अनफॉर्चुनेटली ये हार्श रियलिटी है, और मुझे ऐसा लगता है कि टॉपर्स को भी इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब देखो इसका एग्जांपल मैं क्लासिक बताता हूँ। बहुत सारे टॉपर्स अपना यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसमें चैनल बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट आप एक चीज को अंडरस्टैंड करो, यहाँ पे मैं एक बताता हूँ आपको, ये मैंने नोट किया तो मुझे लगा कि ये करना चाहिए मेंशन। बाकी अगर किसी टॉपर्स को जो है इस चीज का बुरा लगे तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट ये रियलिटी थी जो मुझे लगता है कि सामने लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। पहली चीज, मान लो कोई टॉपर है जिसका सिलेक्शन हो गया है, उसने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, ठीक है, वो आपको गाइड कर रहा है, भले आपको फ्री में गाइड कर रहा है, ठीक है, फ्री में गाइड कर रहा है, कौन सी बुक लिस्ट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, आपने ब्लाइंडली उसको फॉलो किया बढ़िया तरीके से, ठीक है, सर ने बताया आपको फलानी बुक पढ़ो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली दिक्कत कहाँ कब आती है, आपने उनका पूरा
फॉलो किया उनको, उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम सब चीजें आपको कराएंगे, फ्री में कराएंगे, पैसों में कराएंगे, जो भी है। अगेन मैं कह रहा हूँ यहाँ पे पैसा मैटर नहीं करता, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 3 4 महीने में जब भी उनकी ट्रेनिंग आएगी तो उनको ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा, और वहां पे जाके इतना टाइम नहीं कि वो एक बंदे से भी बात कर ले। अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते यार, इतना बिजी शेड्यूल रहता है। हमने देखे हैं बहुत सारे टॉपर ऐसे कि ट्रेनिंग में जाके दोस्तों से बात करने का टाइम नहीं होता। तो आप खुद सोचो वो टॉपर आपका कैसे साथ दे पाएगा ट्रेनिंग करते करते, कि आपको भी जो है आपको कोई इशू आ रहा है, पेपर 2 की कॉपी चेक करानी है तो आपकी कॉपी भी चेक कर देगा ट्रेनिंग पे रहते रहते। इट इज नॉट पॉसिबल। और मान लो किसी टॉपर को 1000 2000 लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कैसे आपको जो है कोऑपरेट कर पाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल। और अगर आपके साथ ऐसा कभी हुआ है तो कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं। तो मैं ये कह रहा हूँ, टॉपर्स की एडवाइस लो, सुनो सबकी। मैं ये नहीं कह रहा कि टॉपर्स गलत बोलते हैं, टॉपर बिल्कुल बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, आपको करने को देखने को मिलेंगी। बट हो सकता है कोई टॉपर 5 7 साल 10 साल पहले का जो है उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया हो, लेकिन आज तो यार एग्जाम की डिमांड ही बदल गई ना। तो वो कैसे आपको बता सकते हैं? अब जिस बंदे ने मान लो 2010 12 में एग्जाम क्लियर किया था फॉर एग्जाम्पल, 15 में किया हो, 16 में किया हो, ठीक है, हाल फिलहाल वालों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1 साल 2 साल वालों की, जिन्होंने मतलब काफी टाइम हो गया, 4 5 साल पहले जो एग्जाम क्वालिफाई किया था, उन लोगों को आज के ट्रेंड का पता ही नहीं है। यू आर फॉलोइंग देम ब्लाइंडली जस्ट बिकॉज दे हैव 3 स्टार्स ऑन द शोल्डर। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत करता हूँ मैं सभी टॉपर्स की, बहुत मेहनत से बनते हैं लोग, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली प्रिपरेशन करने वाले जो एस्पिरेंट हैं, नए एस्पिरेंट खासकर, उनके लिए कहीं ना कहीं जो है ये नुकसानदायक साबित होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी टॉपर्स इस वीडियो को अगर देख रहे हो, आप प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको साथ देना है तो पूरा दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत करो, आप बिल्कुल सही कर रहे हो। किसी बच्चे का आपको साथ देना है तो पूरा दो, जब तक उसका सिलेक्शन नहीं हो जाता। बीच में आप जो है इस तरीके से अगर किसी बच्चे को मतलब छोड़ देते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो उनके करियर के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है टॉपर्स का, और बैकग्राउंड की बात ये थी। अब ज्यादातर जितने भी आप लोग देखोगे वो सिर्फ सीएपीएफ की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, टू बी वेरी फ्रेंक, ठीक है। अगर आपके 300 बच्चे सेलेक्ट होने तो 300 में से रफली अराउंड 250 के आसपास बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पीसीएस एग्जाम दिया है जिन्होंने, या फिर जिन्होंने सीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन की है, या फिर जिन्होंने 2 से 3 अटेम्प्ट सीएपीएफ के ऑलरेडी दिए हैं, तब जाके जो है एग्जाम लिख रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो मैं यही कहूंगा कि चीज़ों को फॉलो करो, अच्छे तरीके से करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ चीज़ें ऐसी जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेना पड़ेगा, ठीक है। लाइफ में अगर आप कभी फेल भी हो जाते हो ना, तो उस सिचुएशन से मत भागो, क्योंकि लाइफ में फेल होना बहुत जरूरी है। अगर आप फेल नहीं होगे ना, तो आपको वो जो मजा जो आएगा सिलेक्शन के बाद, उसको आप कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है। इस बार आपका नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी चीजें आपके हाथ में है, पूरा साल आपके पास है। अभी सितंबर, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आई थिंक 17 हो गई आज, टाइम का भी नहीं पता लगता, देखो, ठीक है। पूरा महीना आपका पास अक्टूबर का है, नवंबर का है, दिसंबर का है, 3 महीने पूरे हैं, और जुलाई तक के 7 महीने, वो 10 महीने का टाइम बहुत प्यार से है आपके पास। और ये 10 दिन और लगा लो, इनमें आप अपनी रिसर्च कर सकते हो, पीवाईक्यूज देख सकते हो, सिलेबस देख सकते हो। 1 अक्टूबर से भी आप अगर शुरू करोगे तो पूरे 10 महीने हैं। जी जान लगा दो, अपनी मेहनत करो अच्छे से, कोई भी दिक्कत आपके आए, हम बैठे हैं। गाइडेंस के लिए किसी को मना नहीं है। एक और मैं बात बोलना चाहूंगा, आप में से जितने भी लोगों ने आज तक इंक्वायरी की है हमारे व्हाट्सएप पे खासकर, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि लोगों को पता चल सके कि हम इंक्वायरी किस तरीके से हैंडल करते हैं। कभी भी किसी बच्चे का मैसेज आया, कोई भी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमने उसका रिप्लाई ना किया हो या इग्नोर किया हो, ठीक है। चाहे, और बहुत बार ऐसा भी होता है, अभी एक बच्चे का क्या हुआ, एक बच्चे का एग्जाम अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उसकी तरफ से हमें मतलब काफी सारे बुरे मैसेजेस आए कि सर आप लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, एग्जाम में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, ये वो। फिर मुझे लगा कि यार इस बच्चे से बात करने की जो है जरूरत है, कि ऑब्वियसली जब आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता है तो आपको बुरा लगता है, तो गुस्से में आप गाली गलौज भी कर देते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने उस बंदे से फोन पे बात की प्रॉपरली। मुझे लगा कि इस बंदे की सिचुएशन समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ इसके साथ, ठीक है। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि सर मैं एग्जाम की प्रिपरेशन की थी, मैंने 1 साल अपना पूरा प्रॉपरली दिया, बट मेरे साथ दिक्कत क्या हुई कि एक तो एग्जाम हॉल में थोड़े कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते हुए भी मैंने गलत कर दिए, ठीक है। मगर ठीक है, एक प्रॉब्लम ये आपकी होगी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको आते थे, बट अनफॉर्चुनेटली आप एंजाइटी में जो है वो क्वेश्चन गलत कर दिए। दूसरा उनका ये था कि सर मेरा मैथ बहुत वीक था, ठीक है। तो मैथ के मेरे जैसे आपके मान लो 20 क्वेश्चन आए, तो 20 में से मैं 4 5 ही कर पाया, ठीक है। उसके बाद बोला इस बार करंट अफेयर बिल्कुल आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन आ गया। तो दोनों सब्जेक्ट मुझे लेके बैठ गए, और मेरा अनफॉर्चुनेटली मार्क्स जो 110 15 की रेंज में रह गई। तो एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा अपना, मैंने जैसे बताया कि आपकी कोई भी अगर वीकनेस है तो उस वीकनेस को आपको दूर करना है। मैथ एंड रीजनिंग आपको नहीं आता है तो इसे पढ़ो, एटलीस्ट कोशिश करो कि 20 में से आप 15 के क्वेश्चन के लेवल तक पहुंचो, कि इतने क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएं। क्योंकि यूपीएससी हर बार एक सब्जेक्ट ऐसा देता ही देता है जहां पे आपको आपकी बुरी हालत हो जाएगी उस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने में, ठीक है। जैसे सीएपीएफ 2018 के अंदर आपके पहले स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आते थे, फिर इन्होंने आई थिंक 15 क्वेश्चन आए थे, सारे के सारे एनसीईआरटी से उठा के दे दिए थे। तो उस टाइम पे कोई एनसीईआरटी पढ़ता नहीं था 2018 के टाइम पे, सब स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ के जाते थे, क्योंकि हर बार वहीं से क्वेश्चन आते थे, ठीक है। 2019 में आई थिंक मैथ का इन्होंने ऐसा किया था कि मैथ के क्वेश्चन ऐसे दे दिए कि भाई हिले हिले ही नहीं बच्चों से, ठीक है। 2020 का आप साइंस का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, पता चल जाएगा आपको।
30 क्वेश्चन आए थे, 30 में से 10-12 क्वेश्चन ऐसे थे जो हिले ही नहीं बच्चों से, ठीक है। तो हर बार एक सब्जेक्ट को यूपीएससी फोकस करके चलता है कि इसको तो मुश्किल बनाना ही बनाना है। तो कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका वीक है तो उसको हल्के में मत लो, अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर करो, ठीक है। अभी जो चीजें आने वाली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, हम आपकी किस तरीके से मदद करेंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। स्टडी फंडा की तरफ से आपके क्या क्या हेल्प होगी, पहला आपको डिटेल सिलेबस जो है, पूरा का पूरा सिलेबस आपको हर सब्जेक्ट का प्रॉपर एक बुकलेट की फॉर्मेट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेगा। 26 सितंबर को आपको जो है मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। दूसरा, पीवाईक्यूज मैंने जैसे आपको बताया, हमारे पास 2009 से लेके 2022 के लेटेस्ट पीवाईक्यूज हैं, ये भी 26 सितंबर को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, डाउनलोड आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा, कभी भी आपको प्रिपरेशन के दौरान कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, आप बेझिझक व्हाट्सएप पे जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 9050-555 हमारा नंबर है, 858, ठीक है। और ये टेलीग्राम पे भी जो है आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। अपनी जिंदगी में मिस्टेक्स को जो है एक्सेप्ट करना सीखो। बहुत बार आप गलतियां करोगे लाइफ में, बट कोई दिक्कत नहीं है, गलतियां करो बट उनको लर्न करो वहां से कि आपने जो गलती करी है उसको दोबारा से कैसे रिपीट ना करें, ठीक है। कोई बात नहीं, आपका फेल हुए हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोग होते हैं, मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूँ जिंदगी में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि फेल आदमी जो है जब होता है तो वो कामयाब नहीं हो सकता, सब फेल होते हैं यार अपनी लाइफ में, कभी ना कभी कोई ना कोई, सब फेल होते हैं कभी ना कभी। रवि के साथ था, रवि ने सीएपीएफ का एक अटेम्प्ट पहले दिया, उसका नहीं हुआ। सीडीएस के 2-3 अटेम्प्ट देते नहीं हुआ, लेकिन जब होने लगा फिर लाइन में सीडीएस सीएपीएफ सब एग्जाम क्लियर होते चले गए, है ना। तो ये ऐसा बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। और स्पेशली आई रिक्वेस्ट टू दोज पीपल जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन कैंडिडेट हैं और जिनका लास्ट अटेम्प्ट अगले साल, बिल्कुल हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करो, शॉर्टकट के पीछे मत भागो कि फलाना कोर्स क्रैश कोर्स ज्वाइन करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। प्रॉपरली बुक्स आप अपनी पढ़ो, ठीक है। कोचिंग ज्वाइन करनी है उसके मैंने स्टैंडर्ड आपको बता दी है, वेरीफाई करो 10-15-20 हज़ार रुपए लगाने से पहले कि आपको जो जो चीजें बोली जा रही हैं मिलेंगी भी। फीडबैक लो अपने दोस्तों से, टॉपर से, जितने भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये था मेरा ये आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको बातें पसंद आई होगी। प्लीज डू कमेंट जो जो मैंने चीजें आपको बताई, और रियलिटी जो भी है कोचिंग इंस्टीट्यूट की सब बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कभी भी अगर आप हमारी बुराई भी कर रहे हो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज को, और मुझे लगता है कि हम उसे इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमारी भी आपको कोई कमी लगती है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मेहनत करो, आपका जरूर एक दिन सिलेक्शन होगा, मैं ऐसे ऐसे आशा करता हूँ। जय हिंद, गुड नाइट।